3 बजे से ही होती है ना क्लास? शेड्यूल देख लिया करो, और मैंने भेज दिया था इसीलिए। मुझे लगता है कई लोग बॉटनी में भाग गए होंगे। कितने जन आ गए बच्चे? $21। अभी आधे ही आए। अच्छा, इसका मतलब लोग बॉटनी में चले गए होंगे। विजिबल है? Yes, Yes, sir. sir.
ये क्या बनाया समझ आ गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। तो HNO3 अभी टाइम नहीं हुआ क्या? सर हो गया। हो तो गया, ठीक है, इसको बना लो। +1 में भी बनाया था। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। देखते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया होगा आपको। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाय में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको आता है। नोट कर लिया, आगे चलें। यस एक मिनट सर। अच्छा, लेट ज्वाइन किया, कहाँ रह गए थे? बॉटनी में चले गए थे क्या? म्यूट कर लेना। ये समझ आ गया, समझाऊं? सर आ गया समझ। हाँ, ये तो +1 में बताया होता। कोई नहीं जी, अभी मैं आगे चलता हूँ। नोट कर लिया ना? यस सर। हाँ, अब लिखो यस प्रिपरेशन। सर। प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड NaNO3 + H2SO4। NaNO3 + H2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HNO3, सोडियम बाइसल्फेट प्लस HNO3। ये लेबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन, ये कम आता है। नेक्स्ट प्रोसेस है ओस्टवाल्ड। NaNO3 प्लस H2SO4 विजिबल नहीं है क्या बेटे? हाँ सर विजिबल होगा। नेक्स्ट श्रेणी डालो ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑक्सीजन, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें कैटलिस्ट याद रखना है, प्लेटिनम या फिर रोडियम। ये कैटलिस्ट आया था अपना सरफेस केमिस्ट्री में कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट होता है। 500 केल्विन पे होता है ये ध्यान रखना कि NO बनता है।
अब NO प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके NO2 बन जाएगा, प्लस ऑक्सीजन NO2। NO2 वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो HNO3 बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये याद रखना आप, ये बोर्ड एग्जाम में भी आती है आपके। जरा नोट कर लो। HNO3 obtained by this method 68% by mass. HNO3 obtained by this method 68% by mass. Further concentration up to 98%. Further concentration up to 98% by dehydration. By dehydration. अगला पॉइंट नोट कर लो, 68% HNO3 जो था वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर था। 68% बाय मास HNO3 इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हम लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा था। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस 3 स्टेप में होता है और ये कैटालिस्ट जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस पे भी आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज HNO3 जो है वो एसिड है। इट मींस ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि NaOH प्लस HNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो इसके साथ रिएक्ट हो गया। बेस के साथ या बेसिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये सब रिएक्शन मैं लिखवा जरूर दे रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। सोडियम नाइट्रेट वाटर CO2, सोडियम नाइट्रेट वाटर एंड CO2। अच्छा एक बात बताओ, लैगिंग की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, विजिबल नो है? सर। ठीक है, विजिबल। नोट कर लिया होगा। आगे आ जाते हैं HNO3, ऑक्सीडेशन नंबर +5। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन का मैक्सिमा +5 और मिनिमा -3। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पे हो तो वो होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पे हो तो मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट।
और अगर इन दोनों के मिड में कहीं हो तो आपको क्या नजर आएगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ये आपको +1 में कॉन्सेप्ट बताया गया था। अभी फिलहाल HNO3 अपने मैक्सिमम पे है, मींस HNO3 कैसे बिहेव करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, HNO3 है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा क्या, लिख लो जरा। ये जो है नॉन मेटल को अपने इक फॉर्म में पहुंचा देगा। इक फॉर्म मतलब अपने मैक्सिमम में पहुंचाएगा। जैसे लगा लो कार्बन है और HNO3 आप यूज करते हो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बन को ये कन्वर्ट कर देगा कार्बन। म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो प्लीज। कौन है? कार्बन को कार्बोनिक एसिड में, जरा देखना ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। 0 से इसको ले गया अपने इक फॉर्म में। इक फॉर्म का मतलब है अपने मैक्सिमम पे ले जाएगा, और इट सेल्फ अपने मैक्सिमम से +4 पे आ गया। मींस ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये हर बार NO होगा नॉन मेटल के लिए, ठीक है ना। तो कार्बन को कार्बोनिक एसिड, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ले जाएगा, और इटसेल्फ वो वही जाएगा NO2 में कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर बनेगा, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की। फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में लेके जाएगा, +5 अपने मैक्सिमम पे। इसी तरह से याद करोगे, कार्बन को कार्बोनिक, सल्फर को सल्फ्यूरिक, फास्फोरस को फास्फोरिक, आयोडीन को आयोडिक में ले जाएगा, आयोडीन को आयोडिक में ले जाएगा। आयोडिक का फॉर्मूला HO3 होता है बेटे, ये एक्सेप्शन है। +5 मैक्सिमम पे इक नहीं होता है, मैक्सिमम से 2 कम पे इक हो जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोडीन को आयोडिक में ले जाएगा और इटसेल्फ रिड्यूस होगा, मतलब इन सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है और इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी रेडॉक्स रिएक्शन है। रिएक्शन रहना नहीं है, बैलेंस इक्वेशन। इसी तरह से याद रखना है, कार्बन को कार्बोनिक, सल्फर को सल्फर, इसी तरह से याद रखोगे आप। एंटीमनी को एंटीमनिक में ले जाता है, मतलब ये मेटेलॉइड्स का भी ऑक्सीडेशन कर देता है। अभी तक ये चारों नॉन मेटल्स थे, अभी मेटेलॉइड्स पे आते हैं। एंटीमनी, एंटीमनी को एंटीमनिक ले जाता है, H3SbO4, ये एंटीमनिक एसिड है, ये भी रेडॉक्स है। आर्सेनिक प्लस HNO3 AS3H3ASO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये 5, ये भी 0 था, ये भी 5, मतलब अपने मैक्सिमम पे ले जाता है इक फॉर्म में। टिन को भी स्टैनिक में ले जाएगा, SN H2SNO3, ये +4 है, 4th ग्रुप का मेंबर है। तो कहने का मतलब नॉन मेटल हो या फिर मेटेलॉइड हो, दोनों को अपने इक फॉर्म में ले जाएगा। अब लिख लो इसी में, ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज करता है। किसमें करता है वो देखते हैं, नोट हो गया होगा ये होपफुली। कंपाउंड
H2S को सल्फर में ले जाता है। H2S HNO3 वही रहेगा। HNO3 जो है वो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो ये जो है वो सल्फर में ले जाएगा और NO2 में ले जाएगा। अब ये देखो आर्सेनिक यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन कर दिया, स्टिल ऑक्सीडेशन ही कर रहा है। SO2 का ऑक्सीडेशन करेगा तो H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा और खुद वही NO2 में जाएगा। HX, कोई भी HX हो उसको हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा ये। HX का मतलब HCl, HBr, HI -1 से 0 पे ले जाएगा, मींस ऑक्सीडेशन कर देगा ये। तो बहुत सिंपल है, ये सबका ऑक्सीडेशन करेगा, बस ये है। ये तो था कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन आता है, क्या आता है वो भी बताता हूं। मेटल का ऑक्सीडेशन, अब मेटल में डिपेंड करेगा कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। ये जितनी ऊपर सारी रिएक्शन हुई सब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ थी, कोई भी डाइल्यूट के साथ नहीं थी, सबके सब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन थी। अभी दो रिएक्शन देखनी है, एक डाइल्यूट के साथ और एक कंसंट्रेट के साथ, ठीक है ना। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट के साथ हम देख रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं जिंक। जिंक मेटल है प्लस HNO3, ये डाइल्यूट है, करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनाना है प्लस N2O, ये याद रखना है ये, ठीक है ना। जिंक डाइल्यूट के साथ जो है वो नाइट्रस एसिड देगा और यही जिंक कॉन्क HNO3 के साथ जिंक नाइट्रेट प्लस NO2, तो ये याद रखना है। नाइट्रस सॉरी डाइल्यूट के साथ ये और कंसंट्रेट के साथ ये, यहां पे ध्यान रखना है। ये हो गया जिंक। सेम रिएक्शन जो है वो आयरन भी देता है, सेम रिएक्शन Fe प्लस डाइल्यूट HNO3, आयरन नाइट्रेट प्लस N2O, आयरन प्लस कॉन्क HNO3, आयरन नाइट्रेट NO2। कॉन्क में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्क में हमेशा NO2 ही बनेगा, इसीलिए याद हो जाएंगे ये सारे रिएक्शन। नंबरों पे मत जाना। आगे आ जाते हैं। लेड, लेड की रिएक्शन डाइल्यूट के साथ, लेड नाइट्रेट डाइल्यूट के साथ, इस बार डाइल्यूट के साथ प्रोडक्ट बदल गया बेटे, NO आएगा। लेड कॉन्क के साथ कभी कोई चेंज नहीं है, कॉन्क के साथ हमेशा NO2 ही आएगा। ये हो गया लेड।
जैसी रिएक्शन लेड देगा वैसी ही रिएक्शन कॉपर भी देगा, और वैसी ही रिएक्शन सिल्वर देगा, और वैसी ही रिएक्शन मरकरी भी देगा। तो कॉपर डाइल्यूट कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, कॉपर प्लस कॉन्क HNO3, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2, ये हो गया कॉपर। सेम प्रोसीजर्स में सिल्वर आएगा, सिल्वर डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO, सिल्वर प्लस कॉन्क HNO3, सिल्वर नाइट्रेट NO2। सेम पैटर्न पे मर्करी भी आएगा, Hg डाइल्यूट मर्क्यूरस नाइट्रेट प्लस NO, कॉन्क तो ये चारों में देखो कुछ भी याद नहीं कर रहा है, इसमें कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद आपको ये करना है, बस ये करना है ये। और वैसे भी सिर्फ मेटल याद कर लो कि भाई लेड कॉपर सिल्वर मरकरी, ये चारों डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं, और कंसंट्रेट तो बदलता ही नहीं, वो तो कार्बन से लेके अब तक सारों में कंसंट्रेट वाले में वही है, NO2 ही है। तो सिर्फ लिखने में टाइम लगेगा बेटे, याद करने में मुझे नहीं लगता कोई खास टाइम लगना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये आ चुका है नीट में, और ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट हो गया ना। आगे चलो, विजिबिलिटी है बच्चों? हेलो? यस सर, विजिबल है। अरे यार आप बोल ही नहीं रहे हो, एकदम ऐसा लगता है सो गए हो, जाग रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ पता चला, रिएक्शन लेते लिखते लिखते एक दो नींद मार दो यार, हैं? नो सर। हाँ जागते रहना। अच्छा आगे लिख दो, प्लैटिनम एंड गोल्ड, प्लैटिनम एंड गोल्ड इनकी रिएक्शन कॉन्क HNO3 के साथ नहीं होती है, क्योंकि ये नोबेल मेटल है, नोबेल मेटल है। इनकी रिएक्शन आगे करवाएंगे एक्वा रेजिया से होती है, लिख लेना, दे आर रिएक्ट विद एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया मैंने आपको बताया था 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3, मतलब 3:1 में होते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया 3 मोल HCl एंड 1 मोल HNO3, इनसे रिएक्ट करते हैं ये। तो इनकी रिएक्शन देख लेते हैं कि एक्वा रेजिया के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो गोल्ड अगर एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट करेगा, एक्वा तो ये बनाएगा क्या,
HAUCl4 एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। HAUCl4 इसका नाम लिख लो, टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड। टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में इसको देखेंगे। अब अगर प्लेटिनम इसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी कॉम्प्लेक्स बनाता है H2PtCl6। ये रिएक्शन आपको हैलोजन में भी मिलेगा और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी नेमिंग लिख लो, हेक्साक्लोरो हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक 4 एसिड। नेमिंग कैसे होती है वो कॉम्प्लेक्स में सीखेंगे। हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक 4 एसिड। तो इसमें रिएक्शन तो कम पूछता है लेकिन एक्वारेजिया वाला फॉर्मूला ज्यादा पूछता है, तो वो जरूर याद रखना। +1 की ऑर्गेनिक याद है क्या? यस सर। यस सर, थोड़ी बहुत। डर मत। बेंजीन का नाइट्रेशन याद है? यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता था। क्या होता था इसमें? नाइट्रोबेंजीन। वाह, ये आपको मैंने ब्रेकिंग सिखाई होगी, हालांकि तब तो पता नहीं सीखे या नहीं। NO2 बनता था इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट होता था। तो हालांकि ये रिएक्शन यहाँ नहीं आती, ये रिएक्शन वहीं आती है, तो यहाँ नहीं पढ़ना आपको। कौन? म्यूट कर लो, पानी की बोतल आया? म्यूट। जब आप घर पे बात करें तो ये याद रखें कि भाई नहीं तो पूरी फैमिली का डिस्कशन यहाँ तक आएगा। चलो आगे लिख लो। अब एक चीज है, अच्छा एक फ्यूमिंग HNO3 होता है, नाम सुना है क्या? फ्यूमिंग नो HNO, सर। ठीक है, नहीं सुना तो आप सुन लो। HNO3 मिक्स विद NO2, फ्यूमिंग HNO3 ऑर्गेनिक में आएगा बेटे। जब कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है ना नाइट्रेशन में, तो हम फ्यूमिंग HNO3 ले लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है और इसमें NO2 का मिक्सचर ऑलरेडी होता है। तो फ्यूमिंग का मतलब बस इतना जान लो कि भाई कंसंट्रेटेड HNO3 एंड NO2 का मिक्सचर, ये हो जाएगा फ्यूमिंग HNO3। अब उसके बाद आ जाओ ब्राउन रिंग टेस्ट। आई थिंक ये टेस्ट सभी लोगों ने किया भी होगा। 10th क्लास में था या कहाँ था? सर 11th प्रैक्टिकल। 11th में प्रैक्टिकल। 11th में था तो किया होगा। लिख लो जरा, ब्राउन रिंग टेस्ट। लिख लो, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एनायनिक रेडिकल के लिए किया जाता है, वो भी नाइट्रेट के लिए किया जाता है। ठीक है ना? नाइट्रेट जो होती है, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है, बहुत ज्यादा आता है। Fe+2 2 नंबर का बहुत आता है। ये प्लस है ना,
नाइट्रेट आयन Fe। यहां पे जरा देखना ध्यान से, तो ये नाइट्रेट है, 3 कर लेना, NO2 नहीं है। नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है बेटे, नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ और आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये जो आयरन होता है ना, वो आता है फेरस सल्फेट के साथ, है ना, और वो भी डाइल्यूट फॉर्म में डालते हैं, फेरस सल्फेट। तो खैर ये NO बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो है इसके साथ कंबाइन हो जाता है, FeH2O 6 + 2 + NO is equal to FeH2O5 NO +2 वाटर। ये रिएक्शन 2 नंबर की सबसे ज्यादा आती है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन कलर का होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में इसकी नेमिंग भी बताएंगे, बट ये पहली वाली लाइन नहीं लिखनी होती, सेकेंड वाली लाइन लिखनी होती है। तो सेकेंड वाली लाइन सिर्फ लिख दोगे तो 2 नंबर आ गए, लेकिन आएगा तब, ऐसे मत समझ लेना आ गए बस, कुछ भी करो आ गए। तो HNO3 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, ये तो था नाइट्रोजन, ठीक है। आगे आ जाते हैं अब फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस के एलोट्रॉप हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं, वाइट, रेड, ब्लैक। तो उसमें से फर्स्ट है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस आपको पता है P4 होता है। मैंने आपको +1 में बताया होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसमें, 5 × 4, 20। ऑक्टेट के लिए कितना होगा बेटे, 40। बॉन्ड 10. कितना, 10। अरे ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4 ही तो एटम था, ये काट, 5 की जगह 3 आएगा सर, सर वो 32 आएगा उधर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 × 4 20, ऑक्टेट कितना हो गया, 4 × 8 32। 32। बॉन्ड कितना आ गया बच्चे, 6। 32 - 20/2 मतलब 6, मतलब 6 बॉन्ड से ज्यादा आप नहीं बना सकते हो इसमें, है ना। P4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मींस लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, PP बॉन्ड एग्जिस्ट, PP बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो P +1 में भी बनवाया होगा, ये होगा, लोन पेयर होंगे, क्योंकि फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था तो 3 शेयर कर गए तो 2 बच गए, है ना।
वैसे इस पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होता है, तो शेप इसका टेट्राहेड्रल, एंगल इसका 109 होना चाहिए, बट इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है बेटे। एंगल इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनली इसका एंगल 60 डिग्री होता है। एंगल 60 डिग्री होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसमें रिपल्सन बहुत हाई होगा, और रिपल्सन हाई होने की वजह से हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉप्स है। लिख लो हाईली रिएक्टिव। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है और हाईली रिएक्टिव फॉर्म है, ध्यान रखना। आगे लिख लो हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, लिख लेना जिसे याद रहने तो भूल जाएगा। हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ये वैक्सी, व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड है। अगला लिख लो पॉइजनस, पॉइजनस इन नेचर, insoluble in water, insoluble in water, but soluble in CS2, CS2 में soluble है क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। व्हाइट फॉस्फोरस नॉन पोलर होगा और CS नॉन पोलर, इस वजह से लाइट का कॉन्सेप्ट होगा। अगला पॉइंट लिख लो ग्लो इन डार्क, ग्लो इन डार्क, इसको कहते हैं केमिल्यूमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिल्यूमिनेंस मतलब ये डायमंड की तरह जहां भी रहेगा ना वो ग्लो करता रहेगा। इस व्हाइट फॉस्फोरस में पीपी बॉन्ड कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 4 होंगे ना बेटे। लोन पेयर पर एटम कितने हैं? 1 1। तो ये सब भी क्वेश्चन अपने आप में पूछे गए हैं। इसकी एक केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा आती है बोर्ड में, P4NaOH, P4NaOH plus water, PH3NH2PO2। इस बंदे का नाम बता सकते हो क्या? ये बहुत पूछा जाता है इसका नाम। इसका नाम कोई बताए मुझे। NaH2PO2 का। सर सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। हाँ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट होगा, बिल्कुल सही है। तो ये नाम याद रखना बेटे। मेडिकल में क्या करता है, ये सारी रिएक्शन लिख के ना यहाँ X लिख देगा, यहाँ X लिख देगा और कहेगा बताओ X का नाम क्या है? सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम परफॉस्फेट, ये 4 नाम दे देता है। और ये रिएक्शन यहाँ के लिए भी और बोर्ड के लिए भी इस चैप्टर में बिल्कुल फिक्स होती है रिएक्शंस, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना। जैसे ये वाली रिएक्शन है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है,
और एक आध रिएक्शन पीछे अमोनिया वाली आई थी क्लोरीन के साथ, बाकी सब बेकार है। तो ये आता है सोडियम हाइपोफॉस, और फॉस्फीन का ये प्रिपरेशन भी होगा PH3। बेसिक मीडियम में ये रिएक्ट कर जाता है। अभी रेड फॉस्फोरस पढ़ोगे ना, तो रेड फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में नहीं रिएक्ट करता, तो इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है वो, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन है। अब आगे आते हैं, जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना वो कंबशन कर जाएगा। जो ग्लो करता है ना डार्क में, वो इसीलिए करता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से, एंगल होना चाहिए था 109, एंगल हो गया 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो गया और इस वजह से वो कंबशन कर जाता है। तो केमिल्यूमिनेंस इसी वजह से शो करता है, ये कंबशन की वजह से। तो ये केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखो, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो पूछी नहीं जाती है, एक दो लिख लेते हैं हम बस, ठीक है ना। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस है, HNO3 से रिएक्ट कर दी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। H3PO4, तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा और प्लस NO2 बनेगा। तो एक तरह से ये भी एक रेडॉक्स हो गई, जो कि 0 से +5 और +5 से 4 चली गई, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन। सेम पैटर्न पे H2SO4 के साथ भी रिएक्ट होता है। H2SO4 के साथ भी रिएक्ट होगा तो वही H3PO4 बन जाएगा और प्लस SO2 आ जाएगा। ये भी रेडॉक्स है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सल्फर का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शन इस तरह से। अब अगर व्हाइट फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम फॉस्फाइड बना देगा। ये कैल्शियम फॉस्फाइड है, ये भी रिएक्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसमें सिर्फ एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करेंगे, बाकी करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मोनोमर फॉर्म में नहीं बनता। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, है ना, पॉलीमर होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस को हीट कर दोगे ना, तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है। अब वो टेम्परेचर फिक्स है कि 573 केल्विन पे हीट करना है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर याद रखना कि किस टेम्परेचर पे हीट करें तो व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और हाई प्रेशर भी होता है यहाँ पे। लिख लो, रेड फॉस्फोरस हैज आयरन ग्रे लस्टर। Red phosphorus has iron gray luster. बस इसमें सब उसका अपोजिट है, लिख लो नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस सर फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेड फॉस्फोरस हैज आयरन ग्रे लस्टर। अच्छा, वॉइस में कोई लैगिंग तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, विजिबिलिटी सही आ रही है ना, बताना अगर कोई दिक्कत होगी तो। हाँ, मैं बता रहा था नॉन पॉइजनस। अगला लिख लो
chemically it is much less reactive. Chemically it is much less reactive than white phosphorus. Much less reactive than white phosphorus. Does not glow in dark. Does not glow in dark means does not show chemiluminescence. Chemiluminescence नहीं शो करेगा. सर रिपीट कीजिए. Does not glow in dark. Does not glow in dark means does not show chemiluminescence. Red phosphorus NaOH प्लस वाटर, अभी जो पिछली रिएक्शन करवाया था वो यहां नहीं होती है. मतलब एल्कली मीडियम में ये रिएक्ट करके सोडियम हाइपोफॉस्फाइड नहीं बनाती. तो कहने का मतलब है उन सबका अपोजिट है ये. अगला पॉइंट लिख लो, इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CS2 दोनों में ही इनसॉल्युबल है बेटे, क्योंकि ये पॉलीमर है ना. पॉलीमर है तो डिसॉल्व नहीं होगा. इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एज वेल एज CS2 दोनों में सॉल्युबल है. तो ये हो गया रेड फॉस्फोरस के लिए. अब अगला आता है ब्लैक फॉस्फोरस. ब्लैक फॉस्फोरस ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ये है. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देख के नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है. ये फाइब्रस नेचर का होता है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. अब ये जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है ये 2 टाइप का होता है बेटे. एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा. अच्छा, एक चीज इसमें जरा लिख लो पहले, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ये. मोस्ट स्टेबल फॉर्म ब्लैक फॉस्फोरस है ड्यू टू फाइब्रस नेचर. अब देखो, अब ये जो रेड फॉस्फोरस है उसको हीट करेंगे तो ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा, है ना. अब टेम्परेचर क्या होगा? 803 केल्विन. तो ये बनेगा अल्फा. अल्फा ब्लैक. बीटा कैसे बनेगा? बीटा ब्लैक बनेगा. जो व्हाइट फॉस्फोरस था उसको हीट कर देना है 470, वेरी हाई प्रेशर. तो ये ब्लैक होगा, लेकिन ये ब्लैक कौन सा होगा? बीटा ब्लैक होगा. तो खैर ये फॉस्फोरस में रिएक्शन था. तो इसमें डिफरेंस आ सकता है किसमें? व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में. हालांकि चांसेस कम हैं, बट वो डिफरेंस आ सकता है और बहुत सिंपल भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें ज्यादा. आगे आ जाते हैं PH3 फॉस्फीन. PH3
फॉस्फीन। फॉस्फीन एक तो ये पॉइजनस होता है, इस पे बॉन्ड पेयर या हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 sp3 नो हाइब्रिडेशन होता है सर, सिंपल ओवरलैपिंग होता है। yes sir ये एक्सेप्शन है बेटे अपने आप में, तो याद रखो। हाँ ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। सर ये ड्रैगोस रूल था ना? हाँ जी, हाँ जी, वाह, कुछ कुछ याद है लगता है ना। और इसमें एंगल जो होता है ना बेटे, एंगल जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 93 होता है। ठीक है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो ये प्योर p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। प्योर p ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से नहीं बनता। प्योर p ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे और ये एंगल पे भी ध्यान रखेंगे। ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है? s ऑर्बिटल में। मैं इसका जरा कॉन्फ़िगरेशन करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होता है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये था, तो 3s2 और ये 3p3। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो ये s ऑर्बिटल ही तो रह जाएगा ना प्योर। अदरवाइज ये sp3 बनता तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता। बट क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो इसलिए प्योर s ऑर्बिटल में ये है और ये प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का है, तो ध्यान रखें, नो हाइब्रिडाइजेशन। एंगल अगर पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज एंगल नहीं पूछता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बात बना लेता है वो। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि PS3 बनाएंगे कैसे, है ना। तो अभी तो एक मेथड हमने यहाँ पे किया था PS3 बनाने का। व्हाइट फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता था तो आपको पता है फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बन जाता था, तो PS3 बन जाता था। सेकेंड मेथड ये है कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलाइसिस कर दो बेटे, तो PH3 बन जाएगा प्लस CaOH ट्वाइस बन जाएगा। वही ब्रेकिंग है इसकी। इसको अगर ब्रेक डाउन करें हम तो कैसे करेंगे, कैल्शियम +2 और फॉस्फाइड -3। वाटर को ब्रेक करोगे कैसे, H+OH-, तो ये P पे कितने हाइड्रोजन लगा देना है, 3, है ना। तो ये PS3 बन जाएगा। अपोजिट चार्ज को कनेक्ट कर दोगे तो PS3 बन जाएगा। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर आप HCl से कर दोगे तो भी बना सकते हो। बना सकते हो। हालांकि इसमें से कोई खास रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। आगे आते हैं, लिख लो जरा। प्योर PS3 इज नॉन इन्फ्लामेबल। प्योर PS3 इज नॉन इन्फ्लामेबल।
but inflammable due to presence of P2H4 और P4 वेपर। इसकी वजह से अगर इसकी इम्प्योरिटी है तो ये इन्फ्लेमेबल होगा, अदरवाइज ये नॉन इन्फ्लेमेबल होगा। सर फिर से बोलना। हाँ, प्योर PS3 इज नॉन इन्फ्लेमेबल बट becomes inflammable due to presence of P2H4 or P4 vapor। अब जरा देखो, ये जो PS3 है HI के साथ कंबाइन होगा तो PH4I होगा। PH4I अब अगर रिएक्ट कर जाता है KOH के साथ तो KI प्लस वाटर और PH3 बन जाता है। आगे आ जाओ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम लिखेंगे। डिकम्पोजिशन, अगर आप इसे डिकम्पोज कर देते हो हीट करके तो ये व्हाइट फॉस्फोरस बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा। सर PH4I वाली रिएक्शन एक बार रिपीट कर दीजिए। PH4, अच्छा PH4I प्लस KOH, ये देख विजिबल हुआ? हो गया। ये का कंबशन होगा तो P2O5 बन जाएगा। ये भी रिएक्शन है। PH3 रिएक्ट विद क्लोराइड बनता था, वैसे फॉस्फोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही HBr फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, HI फॉस्फोनियम आयोडाइड, ये सब किसी काम में। सर HCl वाले में क्या हेडिंग डालें? बेसिक नेचर बेटे, ये बेसिक नेचर है ना, बेस है, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। सर ये 4PH3 वाली रिएक्शन एक बार दिखाना। देखा क्या बेटे? 6S2। इस वाली रिएक्शन पे ना मोल कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन था आपके पैकेज में, 100 मिलीलीटर वाला। अब जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा सा याद रखें। कॉपर सल्फेट react with phosphine, Cu3, ये 3 है, Cu3P2 प्लस H2SO4, Cu3P2, क्यूप्रिक फॉस्फाइड, सेम पैटर्न पे HgCl2 प्लस PH3, ये बन जाएगा Hg3P2 प्लस HCl। ये दोनों रिएक्शन पूछता है,
कभी कभी। आगे आ जाते हैं यूजेज ऑफ PS3। यूजेज ऑफ PS3, होम सिग्नल बोर्ड। सर एक बार CuSO4 वाले रिएक्शन दिखा दीजिए। होम सिग्नल, होम सिग्नल बेटे ये सिप के लिए यूज करते हैं। जैसे नाइट में जो होती है ना, समुद्र वगैरह में जब जहाज आती है रात को तो दिखाई नहीं देती, जो बिल्कुल किनारे पे बैठे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कोई है ना जहाज आ रही है, तो ये सिग्नल पास करते हैं, तो ये उसी सिग्नल में यूज होता है, इसे कहते हैं होम सिग्नल, है ना। लिख लो होम सिग्नल। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन, आप यूं लगा लो कि ये एक रिंग होती है आयरन की, इसमें पोर्स होते हैं, एक पोर में Ca3P2 डाल देते हैं, एक तरफ CaC2 डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो फॉस्फीन बना देगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। कैल्शियम कार्बाइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन गैस बना देगी। है ना। ये होम सिग्नल भी आपके यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड। ये कैसे वर्क करता है मैं वो बता रहा हूं। जरा ध्यान देना, ये जो आयरन रिंग होता है ना, जब वो सिप वाले किनारे पे पहुंचने लगते हैं, थोड़ी दूर ही रहते हैं, तो ये रिंग जो होती है इसको वो पानी में उठा के फेंक देते हैं। ये बड़ी रिंग होती है, इसके अंदर पोर्स बने हुए हैं, पोर के थ्रू पानी इसके अंदर आ जाएगा। पानी जैसे ही अंदर आएगा तो इसके अंदर फिलिंग है कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। ये तुरंत वाटर के साथ इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाएगी, तो ये PS3 बन जाएगा। PS3 में कुछ इम्प्योरिटी होंगी P2H4 की, जिसकी वजह से ये कंबशबल हो जाएगा और ये कंबशन कर जाएगा। मतलब इस रिंग में टोटल आग लग जाएगी अपने आप, कुछ नहीं करना है कंबशन की वजह से, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन तो है ही है, तो कंबशन हो जाएगा, ये रिंग जलने लगेगी। उस रिंग में जो जल रही है आग, उसको ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है एसिटिलीन। ये जो एसिटिलीन गैस बनेगी ना, ये उस आग में घी का काम करता है और ब्राइटनेस देता है उसको, जिससे किनारे पे बैठे हुए आदमियों को पता चल जाए कि हाँ भाई कोई शिप है जो कि पहुंचने वाली है। नदी वगैरह, तो उस कंडीशन में इसका यूज ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं होम सिग्नल, कि भाई हम पहुंचने वाले घर पे, हमें रिसीव कर लो। तो बस ये है, ये केमिकल रिएक्शन। इसे पूछता है एसिटिलीन का क्या फंक्शन है वो बता देना। ब्राइटनेस प्रोवाइड करने का काम है। कंबशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इम्प्योर PS3, नॉट प्योर। अगर प्योर होगा तो वो कंबशबल नहीं होता है ना। तो फॉस्फीन में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो PS3 पे हाइब्रिडाइजेशन, वो फटाक से sp3 बताओगे, वो गलत हो जाता है। और दूसरा जो है ये 1 नंबर का आपका होम सिग्नल आता है, या फिर कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन कभी कभी पूछी जाती है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं।
आगे आ जाते हैं अब फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड PCl3 एंड PCl5। फॉस्फोरस के दो हैलाइड PCl3 एंड PCl5। PCl5 अगर हीट कर दोगे तो PCl3 और Cl2 बनेगा। जरा मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, PCl5 या PCl3? PCl5। 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 गलत करके ही आओगे, यही है पक्का। लिख लो, PCl3 मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू PCl5 बेटे, क्योंकि PCl5 को हीट करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, बट PCl3 को हीट करोगे तो नहीं ब्रेक होगा। अच्छा, PCl5 ब्रेक क्यों होगा? आपको याद है ना, इसमें दो एक्सियल बॉन्ड होता था। सर उसके Yes, एक्सियल sir. बॉन्ड की वजह से। हाँ, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा थी ना बेटे, तो वो लेंथ हाई होने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, जबकि PCl3 में लेंथ सबकी इक्वल है, इसलिए वो फर्दर नहीं ब्रेक होता है। तो खैर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आपको फंसा लेता है। PCl5 और PCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर हाई किसका है? फैजान रूल लगाओ, फैजान रूल। कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई किसका है? PCl5 की। PCl5 की। PCl5 का। है ना, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लेस कोवेलेंट कैरेक्टर। जिस पे चार्ज हाई होता है ना बेटे, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होता है। अब इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दो, तो ये बन गया। व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कर दो, तो PCl3SO2 प्लस S2Cl2। तो ये बना लिया आपने। आगे चलते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो प्रॉपर्टीज। PCl3 की जरा हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप देखो, माइनस प्लस, तो ये यहां से टूटेगा माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस पे आएगा और ये HCl निकल जाएगा। जैसे 1 मोल HCl निकला है, वैसे दूसरा मोल भी, वैसे तीसरा मोल भी, है ना। तो यहां जरा ध्यान से देखना, तो इस P पे कितने OH आके लग जाएंगे? ये 3 OH आके लगे हुए। अब इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो H3PO3, इसका नाम पूछता है, क्या हुआ इसका नाम?
फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड है ना। मैं इसमें ना एक और चीज बताता हूं, टॉटोमर। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसमें टॉटोमर होता है बेटा। टॉटोमर देखना कैसे होगा। अपने पास ये था, ये स्टेबल नहीं होता है बेटे। क्यों नहीं स्टेबल होता मैं बताता हूं आपको। मैंने कभी बताया होगा एक कार्बन पे ज्यादा OH होना तो वो स्टेबल नहीं होते, लोन पे रिपल्सन होने लगता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, फास्फोरस के पास वैकेंट डी है या नहीं है? है सर। हाँ है सर, है ना। बस वही खेल हो जाएगा बेटे। ये रिएक्शन जरा समझने की कोशिश करो, क्या किया मैंने। जरा ध्यान देना, मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। मैंने आपको +1 में सिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। जरा समझना बेटे, लिखना नहीं है। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फास्फोरस को देगा, तो जरा देगा कैसे, जरा ध्यान देना। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको ट्रांसफर करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटे, प्लस। फास्फोरस पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो फास्फोरस पे क्या आएगा, माइनस। अब ये सिचुएशन क्या बन गई जरा समझो। फास्फोरस पे ये आ गया और इस पे एक प्लस था और एक इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे दिया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होगी ना आपको, पाई बॉन्ड। हाँ तो ये पाई बॉन्ड देख रहे हो, यहां पे पाई बॉन्ड बन गया है, यहां पाई बॉन्ड बन गया ना। ये समझ आया, इस पे माइनस, इस पे प्लस कैसे आ गया। हेलो, आ गया सर। यस सर। यस सर। आप जरा ध्यान देना बेटे। ऑक्सीजन पे अगर कभी पॉजिटिव चार्ज हो ना, ऑक्सीजन पे अगर कभी पॉजिटिव चार्ज हो तो वो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता। तो वो करेगा क्या, करेगा ये कि ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताओगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। वेरी गुड। शायद से 1.8 होती है ऑक्सीजन। H नहीं, H क्या बन के निकलेगा, प्लस। H क्या बन के निकलेगा, प्लस। ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस। माइनस। ये जो माइनस इस पे आया, इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यस। तो ये अब मैं न्यूट्रल कर दूं तो उसको हटा देता हूं। ये न्यूट्रल हो गया ना। अब ये देखना जरा, ये H आके इससे बॉन्ड बना लेगा क्या, ये H प्लस यस सर। माइनस पे बॉन्ड बनाएगा। यस सर। तब जरा Yes, sir, बना लेगा। तब जरा स्ट्रक्चर देखो, ये हो जाएगा इसका। यस सर। बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर बन गया। आप जरा ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर पहले था बट इसमें टॉटोमर होगा। टॉटोमर होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया। H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है, 2। 2
2 होती है? 2 होती है। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना, ये वाला, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 एक्सेप्शन तो आएगा ही नहीं। इसलिए ध्यान देना, H3PO3 फॉर्मूला तो ये भी H3PO3 का है, ये भी H3PO3 का है, लेकिन इस फॉर्म में H3PO3 एग्जिस्ट नहीं करता है बेटे। इस फॉर्म में H3PO3 एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टॉटोमर। थोड़ा समझना मुश्किल है, बट टॉटोमर होता है। और अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहा, है ना। तो ध्यान देना कि यहां जो PCl3 की हाइड्रोलिसिस हो रही है वो फास्फोरस बनाएगी, लेकिन फास्फोरस किस फॉर्म में बनेगा? समझ आ गया या नहीं आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कोई दिक्कत है तो मैं फिर से समझा दूं। क्या हुआ, सो गए क्या? विजिबिलिटी है? Yes Yes, sir. नो सर, नो सर या यस सर? Yes sir. हाँ ठीक है, जब तक बोलोगे नहीं ना मैं आगे नहीं चलूंगा, तुम सो रहे हो। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखना, हालांकि ये बात पूछी नहीं जाती नीट में बेटे, थोड़ा डेप्थ की चीज हो गई कि टॉटोमर इसका कैसे हुआ, है ना। आप सीधे सीधे याद रखना, PCl3 के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फास्फोरस एसिड बन जाएगा, दैट्स ऑल। अब जरा आ जाते हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन आ गई यार, ये तो हाइड्रोलाइसिस, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते थे, याद है? सर एक बार पीछे दोबारा दिखाना होगा। भैया कहाँ थे? आपको तो पता नहीं बचा भी है कि गया वो, यही? यस सर। ये टॉटोमर वैसे ना वन नोट में सही रहता है, इसमें ना इनफाइनाइट पेजेस हैं, तो मतलब कोई भी पेज आपको चाहिए तो ऊपर नीचे करके फिर मिल सकता है। चलो अच्छा आगे चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि ये यहां नहीं आता, ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन लिखना तो है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है क्या? Electron seeking species. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। Electron loving. और न्यूक्लियोफाइल? Electron hating species. प्रोटॉन हाँ, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटे, जरा ध्यान देना। सिंपल, अभी ऑर्गेनिक में सीखेंगे, जब सीखेंगे, मैंने सिंपली ये बताया था कि जो कैटायन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो एनायन होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है ना। तो इसका मतलब जहां कहीं आपको एनायन दिख जाए समझ जाना न्यूक्लियोफाइल है, कैटायन दिख जाए इलेक्ट्रोफाइल है। एटलीस्ट इतना जरूर याद रखें आप। ठीक है, हाँ अब जरा देखो, ये एसिड है, एसिड का OH माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस होगा। PCl3 का Cl क्या होगा? माइनस होगा। तो एक जो माइनस है ना, ये आकर के OH माइनस को हटाएगा, रिप्लेसमेंट, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जरा देखना यहाँ पे 3 क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ क्लोरीन कितने हैं?
जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्लोरीन 3 थे ना, तो इसका मतलब 1 क्लोरीन 1 OH को रिप्लेस करेगा, तो 3 क्लोरीन 3 OH 3 OH को 3 रिप्लेस OH को करेंगे। रिप्लेस करेगा। इसका मतलब करना क्या है, आप जरा देखो, क्लोरीन और OH का एक्सचेंज कर दो बेटे। क्लोरीन और OH का एक्सचेंज करोगे तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड 3 मोल। और ये क्या बनेगा, जरा देखना, P पे Cl की जगह OH लाके लगा दो, ये फर्दर टॉटोमर कर जाएगा। अब टॉटोमर तो समझ जाओगे ना, बार बार समझाना पड़ेगा। इसका क्या नाम था? फास्फोरस एसिड। हाँ जी। तो ये रिएक्शन यहाँ इनऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक में ये चीज नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। कहेगा एसिड की रिएक्शन अगर PCl5 से करे, सॉरी PCl3 से करेंगे तो फॉस्फोरिक बनेगा या फॉस्फोरस बनेगा। तो आप ये वाला याद करना, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। क्या बन रहा है? फॉस्फोरस। एक्सचेंज करना है, कुछ नहीं करना, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्सचेंज करते थे वैसे ही है। अब सेम रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी होती है, CH3CH। हाँ बोल। पीछे वाला दिखा दो सर एक बार। हाँ ये है बेटे, ये है, हाँ ये टॉटोमर में अभी नहीं बताया, टॉटोमर मैंने पहले ही बता दिया था, समझ आया था? अच्छा यस सर। हाँ, ये अल्कोहल प्लस PCl3 क्या बन जाएगा? यहाँ क्लोरीन आ जाएगा प्लस, ये याद रखना सेम रिएक्शन है, ये OH जो है Cl से रिप्लेस हो जाएगा, बस 3 मोल ले लेना इसको, यहाँ भी 3 मोल बन जाएगा। तो खैर ये बाई प्रोडक्ट पूछता है, बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो एसिड एल्काइल हैलाइड है, लेकिन बाई प्रोडक्ट H3PO3 है, वो याद रखना आप। आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाओ PCl5। PCl5 PCl5 बेटे 2 होता है, एक तो गैसियस हो गया। सर ये ऊपर वाली रिएक्शन दिखाना। बहुत स्लो लिखते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। PCl5 2 होती हैं, एक तो गैसियस और एक आपके पास होगी सॉलिड। गैसियस PCl5 में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताया होगा, स्टेप याद है ना? क्या आया था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक सभी को क्लियर होगा। sp3d2। नो, D2 कैसे आएगा बेटे? sp3d आएगा। sp3 D का कौन सा ऑर्बिटल सीसॉ शेप। dz² यूज होगा। dz²। 90 डिग्री का एंगल कितना था?
बताओ ये 6 ठीक। 180 का कितना है? 1 एक दो थे 1 था 2 2 2 सॉरी, ये 1 ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही काउंट होगा, दोनों तरफ से नहीं काउंट। 180 का 1 होगा। हाँ, ये हो गया। अच्छा, ये वाला एक्सियल था और ये वाला इक्विटोरियल था। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा थी? बॉन्ड एक्सियल एक्सियल की एक्सियल की ज्यादा एक्सियल की ज्यादा। वाले हाँ, ये हो गया आपका PCl5। अब बात आती है सॉलिड PCl5। सॉलिड PCl5 जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटे, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तभी इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी मैं ये भी बताता हूं ये कैसे बना होगा। PCl4 फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, 4 उसने शेयरिंग में लगा दिए, 1 उसका लॉस हो गया, ठीक है ना। तो इस पे आ जाएगा बॉन्ड पेयर आपके पास 4, लोन पेयर आ जाएगा 0, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 4 मीन्स sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल। PCl6 में जरा देखना बेटे, PCl6 का स्ट्रक्चर ये होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि मैक्सिमा कोवेलेंसी 6 होती है, याद आ रहा है? ये है। इसमें आपके पास आ जाएगा बेटे बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। लोन पेयर 0 है बेटे, विजिबल सही से नहीं हो रहा होगा। जीरो। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता है, ध्यान रखना कि PCl4 हो तो और PCl6 हो तो। अब जरा देखो ये दोनों बने कैसे होंगे, ये नोट हो गया सर 1 मिनट। यस सर। ये लो। अच्छा बताओ, लैगिंग की दिक्कत, कोई विजिबिलिटी की दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ज्यादा कंफर्ट किस पे है, स्क्रीन पे या बोर्ड पे? स्क्रीन पे। देखो अब अभी दोनों ऑप्शन है, आप जिस पे कहोगे मैं उस पे फॉलो कर लूंगा। स्क्रीन पे सही है सर, स्क्रीन सही है सर। ये सही है सर स्क्रीन। ठीक है, मतलब अगर नेटवर्क सही रहे तो स्क्रीन सही है, अगर लैगिंग वगैरह ना हो, है ना। अच्छा, ये हो गया होगा। यस सर। देखो जरा बेटे,
PCl5 के 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको। ये है, ऐसे सेकेंड ले लें, बिना 2 मोल के तो बनेगा नहीं। ये हो गया। अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, ये जो 1 मोल है, ये एक क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा। फास्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इस पे, तो ये क्लोरीन यहां जाके बॉन्ड बनाएगा इस फास्फोरस पे। जरा ये बॉन्ड अगर मैं तोड़ूं तो जरा देखना, ये बॉन्ड जब यहां से ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहां से गया, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है, इसके पास तो कोई आपके पास लोन पेयर अब है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये अपना लोन पेयर देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो क्लोरीन यहां से आया है, ये क्लोरीन माइनस इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा PCl6 माइनस। अब यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PCl4 प्लस। तो ये प्लस हो गया जो कि टेट्राहेड्रल, और ये माइनस हो गया। अब प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और यही अट्रैक्शन जो है आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाएगा, गैसियस में नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी प्रिपरेशन की बात अगर हम करें तो बहुत ही सिंपल है, कभी नहीं पूछा जाता। व्हाइट फास्फोरस 10 क्लोराइड, तो ये बन जाएगा PCl5,4, है ना, ये हो जाएगा। या फिर व्हाइट फास्फोरस प्लस थायोनिल्स या सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये हो जाएगा PCl5 प्लस SO2। तो यहां से आप बना सकते हो। अब आगे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल के साथ। सर एक मिनट, वो लास्ट 2 रिएक्शन दिखा देना। तो पीछे कैसे रह गया? ये ले PCl5, PCl5 को ना मैं ओपन करके लिखता हूं। इसमें जरा देखो तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा बेटे। एक तो HCl बाहर हो जाएगा, एक ये क्लोरीन इस पे आके अटैक करेगा, और एक ये जो ऑक्सीजन है ना वो इन तीनों क्लोरीन के साथ जाएगा। तो बना क्या? C2H5Cl, एक चीज बना। दूसरी चीज क्या बन जाएगी इसमें? HCl, और तीसरी जो पूछता है वो है POCl3। ये POCl3 है। जरा ध्यान देना, अगर यही रिएक्शन PCl3 से हो रही थी तो बाई प्रोडक्ट क्या आ रहा था? लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट क्या आ रहा है? POCl3। तो बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस है बेटे। POCl3 का नाम लिख लो, फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड। तो ये बाई प्रोडक्ट याद रखना है ना, ये बाई प्रोडक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेम रिएक्शन एसिड के साथ होगी।
अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। इसकी मैकेनिज्म भी है और वो ऑर्गेनिक में आएगी। अभी तो मैं शॉर्टकट से बता दे रहा हूं। सेम पैटर्न पे एसिड से, एसिड का ये OH प्लस PCl5 करना क्या है, ये HCl बाहर कर दो, ये वाला क्लोरीन इस पे आके अटैक कर जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये PCl3 के साथ कंबाइन होगा, तो आपके पास आ गया एसिड क्लोराइड, प्रोडक्ट वही है, प्लस HCl प्लस POCl3। तो जब भी PCl5 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो POCl3 बनेगा बेटे। आगे चलते हैं। इसकी सर एक बार इससे ऊपर वाली रिएक्शन दिखा दो। इसकी बेसिक मैकेनिज्म जो है ना, इससे ये ऊपर वाली हो गया बेटा, इससे नहीं ऊपर, सर, इससे ऊपर वाली चाहिए थी। ओके। अरे तो इससे ऊपर वाली रह गई तो फिर अभी ये कैसे लिखेगी फिर, यही? यस सर। अल्कोहल वाली अभी नहीं लिख पाई तो एसिड वाली कैसे लिखेगी? हो गया सर, थैंक यू। लिख ली दोनों? अच्छा लिख लिया था। अच्छा नेटवर्क चला गया था क्या? अच्छा एक चीज बताओ मुझे जरा, माइक्रोसॉफ्ट में डाटा ज्यादा यूज होता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। किया क्या किसी ने? यस सर। चलो अगर ऑब्जर्व किया हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बच्चों ने यही रेफरेंस दिया कि भाई डाटा ज्यादा यूज होता है। अच्छा अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटे। इसकी दो हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक होती कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो मैं दोनों लिखवाता हूं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना? ये हो गई पार्शियल, और अगर कंप्लीट हुई पहली वाली पार्शियल है और दोनों मिला लोगे तो कंप्लीट होगी। मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। PCl3 की हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या मिलता था? फॉस्फोरस। PCl5 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉस्फोरिक। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। हाँ चलते हैं आगे। जैसे देखो PCl5 है ना, वाटर से रिएक्शन करो। ये जो OH माइनस है Cl माइनस को हटा देगा तो आएगा क्या? P। यहां OH लग गया। ऐसे फर्दर जो है OH
दूसरा मोल वाटर ले लेंगे, फिर एक क्लोरीन हटेगा। अब जरा ध्यान देना कि यहां से 1 फास्फोरस पे 2 OH हो गया अभी फिलहाल, तो ये वाटर यहां से बाहर हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, POCl3। ये है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, ये है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। अब POCl3 जो आया है, इस पे फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम। ध्यान देना, इस पे फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। 3 मोल वाटर करना हो गया सर। 3 मोल H2O, 3 मोल से 3 OH से ये Cl सारे हटा दो, तो सारे अगर हटाओगे तो आएगा क्या, P, ये तो डबल बॉन्ड था ही, ये OH, ये OH और ये OH, या इसी को बोलते हैं Ha3PO4। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे फॉस्फोरिक एसिड और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पे फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब हेरिंग डाल लो ऑक्साइड ऑफ द फॉस्फोरस, जिससे मुझे याद रहे कि क्या करना है। अभी आई थिंक 1 घंटे और नहीं, 1 लेक्चर लग जाएगा अभी शायद नाइट्रोजन। हाँ, अब बताओ मुझे आज की क्लास में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। नहीं आई। सर मैंने कल क्वेश्चन भेजा था, उसका देखना। आपने कहाँ भेजा था बेटे मुझे?